पर्वतपुर गांव में मीना और संध्या नाम की दो बहनें रहती थीं। मीना एक एक्टिव लड़की थी और हर काम में आगे रहती थी, लेकिन संध्या अपनी बहन की तरह बिल्कुल नहीं थी। संध्या, देर हो रही है, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मुझे भी कॉलेज पहुंचना है ना। दीदी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कल चली जाऊंगी, ठीक है? तुम रोज कोई ना कोई बहाना बनाती हो। ये मत भूलो कि तुम 10वीं कक्षा में हो और अगर तुम फेल हो गई ना तो माँ हम दोनों को थप्पड़ मारेगी, समझी ना? याद रखो और चलो स्कूल के लिए, जल्दी तैयार हो। वो बार बार उसे उठाने लगी। संध्या खड़ी हो गई। क्या दीदी, तुम रोज ऐसे ही कह देती हो। चिढ़ते हुए वो तैयार हुई और फिर मीना उसे स्कूल लेकर गई। मेरा कॉलेज खत्म होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, स्कूल में अच्छे से पढ़ना। ठीक है दीदी। इतना कहकर संध्या स्कूल के अंदर चली गई। मीना भी खुश हो गई और वहां से कॉलेज निकल गई। तुरंत संध्या ने स्कूल की 4 दीवारी फांदी और अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल गई। दरअसल रोज यही हो रहा था। मीना उसे स्कूल छोड़ती थी और संध्या पढ़ाई करने की बजाय स्कूल की दीवार फांदकर दिन भर अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करती थी। एक दिन मीना अपनी बहन को स्कूल छोड़कर कॉलेज तो गई, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद उसकी अचानक तबीयत खराब होने लगी, तो वो घर वापस लौट रही थी। जब वो वापस आ रही थी तो उसने संध्या को एक पेड़ के नीचे अपनी सहेलियों के साथ खेलते देखा। वो गुस्से में तिलमिला गई और तुरंत पेड़ के पास आई। संध्या, तो यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो स्कूल में होना चाहिए, रोज यही करती है क्या? चल कर बताती हूँ। संध्या बहुत डर गई और उसे देखते हुए बोली, आई एम सॉरी दीदी, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। कल से मैं स्कूल में ही रहूंगी और अच्छे से पढ़ाई करूंगी। प्लीज माँ को मत बताना, नहीं तो वो पिटाई करेगी। संध्या दरअसल घड़ियाली आंसू बहा रही थी, लेकिन मीना को उस पर दया आ गई। ओके, अब रो मत, नहीं बताऊंगी मैं माँ को। लेकिन कल से तो स्कूल आएगी और शाम में भी मेरे साथ रहेगी। जो कहूंगी उसे चुपचाप करती जाना, समझी ना? उसके सामने उसने कई शर्तें रख दी। ये सब सुनकर संध्या बोली, दीदी तुम जो कहोगे वो करूंगी। हाँ। मीना को ये सुनकर खुशी हुई और बोली, तो ठीक है संध्या, माँ से नहीं कहूंगी, चल अब। उसने कहा और दोनों घर चली गई। उस दिन से मीना जो कहती संध्या वही करती। जब इस तरह चल रहा था, संध्या की परीक्षा नजदीक आ गई। अब मीना के लिए संध्या को समझाना एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि मीना जो कुछ उसे कहती वो समझने की कोशिश ही नहीं करती। संध्या, तेरे एग्जाम्स करीब हैं, अब तुझे पढ़ाई पर ज्यादा समय देना होगा, तभी तो परीक्षा पास कर पाएगी ना, नहीं तो घर में बैठकर गोबर के कंडे बनाना, समझ गई? इसके अलावा और कुछ नहीं करने को मिलेगा तुझे। मीना के ऐसे कहने पर, ठीक है दीदी तुम मेरे लिए ट्यूशन लगा दो तो मैं जरूर पास हो जाऊंगी, है ना? ये सुनकर मीना को बहुत खुशी हुई। अरे जब तक तेरी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती मैं तेरी पढ़ाई का पूरा ख्याल रखूंगी, तू डर मत, उसने उससे कहा। तब से मीना संध्या के साथ थी और पढ़ाई में उसकी मदद कर रही थी। संध्या मीना के सामने एक्टिंग कर रही थी, लेकिन दरअसल वो बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी। एक रात जब उसने ये कहा कि वो पढ़ने के लिए अपने कमरे में जा रही है, मीना ने मन ही मन सोचा, चल मेरी बहन अब सिंसियर हो गई है, अब मैं उसके साथ नहीं भी होती तो भी वो पढ़ती रहती है, कितनी अच्छी बात है, उसने सोचा। उसने संध्या के लिए गर्मा गर्म दूध बनाया और उसके पास गई। वहां जाकर देखा तो संध्या बुक खोलकर बैठी बैठी ही गहरी नींद में सो रही थी। मीना को गुस्सा आ गया। संध्या, वो जोर से चिल्लाई। जब वो इस तरह चिल्लाई तो संध्या डर गई और नींद से जाग गई। क्या कर रही है तू? तूने तो मुझसे कहा था कि तू पढ़ने के लिए जा रही है, ऐसे पास होगी? उस दिन के बाद से उसने संध्या की सारी किताबें अपने पास रख ली और अच्छी तरह से संध्या को पढ़ाया। कुछ समय बाद परीक्षाओं का दिन आ गया। मीना उसे रोज सेंटर ले जाती थी और स्कूल से आकर भी वो उसे पढ़ाती थी। फिर अगले दिन स्कूल ले जाकर उसे एग्जाम लिखवाती थी। इस तरह संध्या ने भी परीक्षा अच्छे से लिखी और पास भी हुई। ये देखकर मीना बहुत खुश हुई। अच्छा रिजल्ट आने से संध्या को भी मीना के कॉलेज में ही एडमिशन मिल गया। बहुत दिन हुए नर्मदा नदी के पास पूर्वांचल नाम का एक गांव था।
उस गांव में भारती और कुमार स्वामी नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उन्होंने बहुत पूजा प्रार्थना की, तब जाकर उन्हें संतान हुई थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम अशोक रखा था। इकलौता बच्चा होने की वजह से भारती और कुमार स्वामी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन कुमार स्वामी अकेले बैठे थे। भारती उनके पास आई। सुनिए, हमें अब अशोक के लिए लड़की ढूंढनी चाहिए। उसकी उम्र के सभी लड़के शादीशुदा हैं और बच्चे भी हो चुके। भारती ने कहा। कुमार स्वामी ने उसकी बात पर कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, तुमने जैसे कहा उसकी शादी करवा देते हैं। अभी तो वो बाहर गया है, आने दो। जब कुमार स्वामी ने भी रुचि ली तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। फिर वो तुरंत रसोई में गई और उसने अशोक की पसंद के सारे पकवान तैयार किए। जैसे ही अशोक काम करके घर लौटा, कुमार स्वामी ने कहा, भारती, अशोक आ गया, उसके लिए कुछ परोस दो जरा। उसने भारती से कहा। भारती तुरंत किचन से निकली और मेरे बेटे ने कब से नहीं खाया, आ बेटा खा ले, आजा। दोनों को इस तरह कहते देख अशोक के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि वे आज इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हैं। वो हाथ धोकर आ गया। भारती ने जल्दी से उसकी पसंद के सभी पकवान परोसे। ये सब देखकर, माँ, इतना सब क्यों बनाया? आज कोई त्योहार है क्या? हाँ, उसने संदेह से पूछा। माँ ने तुरंत जवाब दिया, अगर तू हमारी कही बात के लिए तैयार हो जाए तो बहुत जल्द हमारे घर में त्योहार जैसा ही कुछ होगा। हाँ बेटा, भारती बोली। ये जवाब अशोक को समझ नहीं आया। ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुझे तैयार होना होगा? हाँ माँ, अशोक ने पूछा। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम आप शादी कर लो बेटा, कुमार स्वामी ने कहा। तभी भारती ने कुमार स्वामी को घूर कर देखा तो उसने अपनी बात चेंज की। मतलब सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, मेरा भी यही कहना है कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढते हैं और तुम्हारी शादी कर देते हैं। इस तरह तुम्हारा साथ देने के लिए भी कोई होगा। मेरी सहेलियां जो मुझसे उम्र में छोटी हैं, वो अपने पोते पोतियों के साथ खेल रही हैं। मेरी भी इच्छा है बेटा कि मैं भी अपने पोती पोती के साथ समय बिताऊं, भारती ने बड़े भावुक होकर कहा। ये देखकर अशोक बोला, अम्मा ऐसा क्या हो गया, आप इतनी भावुक हो रही हैं? आप जिस लड़की को पसंद करेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। जब अशोक ने इस तरह कहा तो भारती खुशी से फूली नहीं समाई। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा बेटा है, मेरी कभी किसी बात को ना नहीं कहेगा, भारती ने खुश होकर कहा। और उस दिन से दोनों पति पत्नी अशोक के लिए एक अच्छी लड़की की खोज में लग गए और साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी कहा कि एक अच्छी लड़की ढूंढ कर दे। कुछ दिनों के बाद स्नेहा नाम की एक लड़की से अशोक का विवाह संपन्न हो गया। स्नेहा एक बेहद मिलनसार लड़की थी। अपने व्यवहार की वजह से वो बहुत जल्दी भारती की बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह हो गई। वे दोनों हर काम को साथ साथ करती और जब भी स्नेहा कुछ करते हुए थक जाती तो भारती उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। कुछ समय बाद अशोक और स्नेहा का एक बेटा भी हो गया। परिवार में खुशी का माहौल छा गया। कुछ सालों बाद एक बार उनकी फसल पककर तैयार हुई। हर साल की तरह गांव का हर व्यक्ति मुट्ठी भर अनाज लेकर नर्मदा नदी के किनारे जा रहा था। मुट्ठी भर अनाज को पानी में समर्पित करके उत्सव मना रहा था। वो दोनों भी अपने बेटे के साथ वहां गए। वहां बहुत भीड़ थी। सभी पानी में जाकर डुबकी लगा रहे थे। अशोक और स्नेहा भी यही करना चाहते थे, लेकिन तभी भीड़ में उनका बेटा गायब हो गया। अशोक ने हर तरफ खोजा लेकिन कहीं नहीं मिला। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी भी वहां नहीं है और बाद में पता चला कि वो दोनों पानी में डूब गए हैं। ये खबर सुनकर भारती और कुमार स्वामी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अपने पोते और बहू को खो देने के बाद उन्हें सामान्य होने में बहुत समय लगा, लेकिन अशोक अभी भी दुख में डूबा हुआ था। उसे देखकर कुमार स्वामी, भारती, जब भी मैं अशोक को देखता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। क्या हम उसकी फिर से शादी नहीं कर सकते? वो तो ठीक है जी, लेकिन क्या वो राजी होगा? भारती ने पूछा। जब उन्होंने अशोक से बात की तो पहले तो वो नहीं माना, लेकिन कई बार कहने के बाद उसने हाँ कह दी। भारती और कुमार स्वामी फिर उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने लगे।
इस बार भी उन्होंने शादी के सभी इंतजाम भव्य तरीके से किए। शादी होने ही जा रही थी कि तभी स्नेहा अपने बेटे के साथ उनके घर पहुंची। उन दोनों को देखकर अशोक हैरान रह गया और वहां शादी का मंडप लगा देखकर स्नेहा भी।